और अब आगे के सफर के लिए आपको सीधे लिए चल रहे हैं मुंबई, हमारे सहयोगी सैयद सुहेल के पास। सुहेल, ओवर टू यू। शुक्रिया विवेक। तो पूरे देश में अगर कोई खबर आज पिछले 2 दिन से चल रही है, वो सिर्फ एक खबर है कि जय हनुमान पर जेल हो गई। आज से पहले शायद ही आपने कभी सुना हो कि जय हनुमान पर जेल हो गई। हनुमान चालीसा नजदीक के मंदिर में अगर बजता है तो किसी भी शख्स की जुबान पर रहता है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। लेकिन सवाल यह है कि जय हनुमान के मामले में आप नवनीत राणा और रवि राणा की गिरफ्तारी हुई। दूसरी तस्वीर में दिखाऊंगा कि कैसे उनकी आज कोर्ट में पेशी हुई। मुंबई पुलिस उनकी रिमांड चाहती थी। रिमांड सोचिए, हनुमान चालीसा पढ़ने को लेकर, और आज उन्हें अदालत में पेश किया गया। अदालत में लंबी सुनवाई हुई। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मुंबई पुलिस की इस मांग को खारिज किया कोर्ट ने। कोर्ट में क्या हुआ, आज सोचिए हनुमान चालीसा पर कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। गिरफ्तारी हुई नवनीत राणा और रवि राणा की। मैं आपको दिखाने जा रहा हूं ग्राफिक्स, अगर आप प्ले करिए। ग्राफिक्स के जरिए मैं दिखा रहा हूं कि क्या हुआ आज कोर्ट में। तो कोर्ट में रिजवान मर्चेंट मौजूद थे जो कि राणा दंपत्ति के वकील थे। रिजवान मर्चेंट ने कोर्ट में कहा कमजोर बुनियाद पर केस खड़ा हुआ है, केस में कोई दम नहीं है, राणा के वकील ने कहा। इस पर सरकारी वकील वहां मौजूद थे, प्रदीप खरात। उन्होंने कहा शिव सैनिकों को दरअसल भड़काया गया, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा, कई धाराओं में कार्रवाई हुई, राजद्रोह का मामला भी बनता है। इसके जवाब में फिर राणा दंपत्ति के वकील रिजवान मर्चेंट खड़े हुए। उन्होंने कहा जनप्रतिनिधि की गिरफ्तारी जो हुई वो तरीका गलत है, यानी जो रिप्रेजेंटेटिव है, गिरफ्तारी के लिए बाकायदा स्पीकर से इजाजत ली जानी चाहिए थी। ये पूरी तरह से अवैध है गिरफ्तारी। राजद्रोह का मामला काफी पेचीदा है, राजद्रोह को हल्के में नहीं लेना चाहिए, ये कहा रिजवान मर्चेंट ने। इसके बाद सरकारी वकील खड़े हुए। उन्होंने कहा मुंबई पुलिस कस्टडी में इन्हें भेजा जाए। राणा दंपत्ति को 7 दिन की पुलिस रिमांड, 7 दिन की पुलिस कस्टडी चाहती थी मुंबई पुलिस। सभी दोनों तरफ की दलीलें सुनने के बाद, यानी मुंबई पुलिस की दलीलें सुनने के बाद, उनके वकील की, सरकारी वकील की, और मर्चेंट जो खुद जो है राणा दंपत्ति की तरफ से, उनकी दलीलें सुनने के बाद मजिस्ट्रेट ने पुलिस कस्टडी की मांग खारिज कर दी। राणा दंपत्ति की न्यायिक हिरासत में रहेंगे, यानी जुडिशियल कस्टडी में भेजा, पुलिस रिमांड खारिज कर दी। 6 मई तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया। 29 अप्रैल को अब जमानत पर सुनवाई होगी, यानी जमानत की जो एप्लीकेशन लगाई गई थी इसमें सुनवाई अब 29 अप्रैल को होगी। आपको बताएं अभी भी राणा दंपत्ति सेंटा क्रूज थाने में है, और किसी भी वक्त उनकी आरटीपीसीआर हुई थी कि उन्हें कोविड तो नहीं है, आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव आई, और किसी भी वक्त किसी भी पल उन्हें सेंटा क्रूज से नवनीत राणा को भायखला जेल और रवि राणा को तलोजा जेल ले जाया जाएगा। फौरन आपको ले चलेंगे, लेकिन आइए आपको सुनवाते हैं दोनों ही वकीलों ने क्या कहा, रिजवान मर्चेंट क्या कह रहे हैं और सरकारी वकील क्या कह रहे हैं, उन्हें सुनिए जरा। कि इन्होंने जो हेट और डिसलाइक जो गवर्नमेंट के खिलाफ, जो चीफ मिनिस्टर है उनके खिलाफ। But the place where the Hanuman Chalisa was supposed to be chanted was outside the house of people who claim to love Ram. They claim to love Lord Ram, and if they love Lord Ram, then question of wanting to chant Hanuman Chalisa should not be affecting them at all. Therefore, those words of chanting Hanuman Chalisa cannot fall within the ambit of 153 capital A. Please understand, this entire case is a bogus case. अब वकील को सुन रहे थे। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को बता दें, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि नवनीत राणा और रवि राणा को सेंटा क्रूज थाने से पुलिस लेकर निकल रही है। बिग ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है। आपको बता दें दोनों को इसी थाने में रखा गया था क्योंकि दोनों की आरटीपीसीआर रिपोर्ट आनी थी, रिपोर्ट आ चुकी है नेगेटिव, और उसके बाद अभी खबर यह मिल रही है कि उनको लेकर जाया जा रहा है। हमारे साथ अगर अनुपमा जुड़ रही है, सीधे अनुपमा अगर सेंटा क्रूज थाने से हमारे साथ जुड़ रही है, उनके पास चलेंगे, वो और ज्यादा जानकारी देंगी कि भायखला जेल ले जाया जाएगा नवनीत राणा को और रवि राणा को तलोजा जेल लेकर जाया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। हमारे साथ अनुपमा जुड़ रही है। अनुपमा, ओवर टू यू। क्या मूव कर गए हैं सेंटा क्रूज थाने से?
जहां पर देखिए लगातार मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ। देखिए तस्वीर देखिए, ये रवि राणा जो है आपको साइड वाली गाड़ी में नजर आ रहे होंगे, उनको हम लगातार फॉलो कर रहे हैं। पंकज जी तस्वीर दिखाई, ये देखिए ये रहे रवि राणा। ये रवि राणा आपको तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहे होंगे। दरअसल लगातार हम रवि राणा को फॉलो कर रहे हैं और यही रवि राणा की गाड़ी है जिन्हें तलोजा जेल ले जाया जा रहा है। हालांकि एक एक करके दोनों को निकाला गया है, पहले रवि राणा को निकाला गया है और क्योंकि जिस तरीके से लगातार मीडिया फॉलो कर रहा है रवि राणा को, आपको तमाम गाड़ियां जो है नजर आ रही होंगी मीडिया की, क्योंकि यहां से अब तलोजा जेल ले जाया जा रहा है। हालांकि पहले ये था कि आर्थर जेल जो है ले जाया जाएगा, लेकिन अब इस बात की जानकारी है कि देखिए डायरेक्ट जो है तलोजा जेल ले जाया जा रहा है। तलोजा जेल जो है रवि राणा को यहां से ले जाया जा रहा है और उसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। हालांकि दोनों को देखिए अलग अलग, लगातार हम बता रहे हैं कि दोनों को अलग अलग गाड़ियों से जो है ले जाया गया है और क्योंकि पहले जो है रवि राणा को निकाला गया है। हालांकि ये बहुत ही क्योंकि पुलिस की तरफ से देखिए सुबह से हम देख रहे हैं ऐसे कि पुलिस की तरफ से तमाम जो है ऐसी चीजें की जा रही है ताकि मीडिया को भटकाया जा सके और यही वजह है कि देखिए जी अनुपमा, आप नजर बनाए रखिए, आपके पास आएंगे, तस्वीरें हम तक पहुंचाती रही है। अनुपमा लगातार फॉलो कर रहे हैं आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज को कि कैसे नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा, आपको बताऊं नवनीत राणा सांसद है अमरावती से, पति उनके विधायक है। सांसद और विधायक की गिरफ्तारी हनुमान चालीसा पर हुई है। आपको ग्राफिक्स के जरिए मैं दिखाने जा रहा हूं कि कैसे हनुमान चालीसा पर राजद्रोह भी, जी हां, राजद्रोह की धाराएं भी दर्ज हुई हैं। आईपीसी की धारा 124A के तहत राजद्रोह का केस दर्ज हुआ। इससे पहले शायद ही आपने सुना हो कि हनुमान चालीसा पर राजद्रोह, सरकार के खिलाफ घृणा फैलाने का आरोप लगा है इन पर, सरकार के खिलाफ असंतोष फैलाने का आरोप लगा है। राजद्रोह एक गैर जमानती अपराध है। आपको बताऊं 3 साल से लेकर उम्र कैद, आजीवन कारावास तक की सजा होती है राजद्रोह में। राणा दंपति पर 153A के तहत भी केस हुआ है। सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने यानी धर्मों के बीच, समुदायों के बीच वैमनस्य पैदा करने का केस दर्ज हुआ है। धारा 35, धारा 37, 135 के तहत केस दर्ज हुआ है और एक FIR में धारा 353 के तहत भी केस दर्ज किया गया है। सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप है। तो एक तरफ नवनीत राणा, रवि राणा पर कार्रवाई हो रही है क्योंकि ये दरअसल जा रहे थे मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने, लेकिन नवनीत राणा के घर के बाहर एक बूढ़ी महिला प्रदर्शन कर रही थी, बुजुर्ग महिला, 80 साल जिनकी उम्र थी, उनके घर पहुंच गए उद्धव ठाकरे। वो भी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये महिला सांसद विधायक के घर प्रदर्शन कर रही थी, जो सांसद विधायक उद्धव के घर प्रदर्शन करने जा रहे थे। उद्धव ठाकरे उनसे मिलने पहुंचे, जो 80 साल की महिला है, उनके परिवार से मिले, उनके घर गए। उद्धव ठाकरे पूरे परिवार के साथ गए और क्या कुछ कहा उद्धव ठाकरे ने वहां से निकलने के बाद, जरा सुनिए। आजी बसले होते आणि आता त्यांनी बंद झुकेगा नाही, हे बाळासाहेबांनी शिवसैनिक जे तयार केलेत ना ते झुकण्यावाले शिवसैनिक नाही। आजी बसले होते आणि आता त्यांनी बंद झुकेगा नाही, हे बाळासाहेबांनी शिवसैनिक जे तयार केलेत ना ते झुकण्यावाले शिवसैनिक नाही। लेकिन ये जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, इसने महाराष्ट्र की सियासत में तो भूचाल लाया है। पूरे देश की राजनीति में उथल पुथल हो गया पिछले 2 दिन में। आपको सुनवाते हैं देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं, शिवसेना के नेता क्या कह रहे हैं, एनसीपी के लीडर्स क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। मुंबई पुलिस के इतिहास का सबसे शर्मनाक दौर चल रहा है। पुलिस अपना कर्तव्य भूलकर केवल सरकार के दबाव में काम कर रही है, ऐसा मुंबई में हमने पहले नहीं देखा। हनुमान चालीसा महाराष्ट्र में नहीं बोली जाएगी तो क्या पाकिस्तान में बोली जाएगी? जिस प्रकार की ये सारी कार्रवाई चल रही है, मुझे तो लगता है कि महाराष्ट्र की सरकार एक महिला से इतनी डरी कि उनको लोग जमा करके उनके ऊपर हमला करने की नौबत आई। श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी जहां भी होंगे, उनको बहुत कष्ट होगा कि हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए किसी पे राजद्रोह लगा दिया गया। हनुमान चालीसा वो लोग अपने घर में भी कर सकते हैं, किसी जगह अगर देवल है तो वहां भी जाके सकते हैं। वो उद्धव ठाकरे के घर के सामने बैठ के क्यों करना? महाराष्ट्र विकास आघाड़ी का काम कर रहे हैं, उनको डिस्टर्ब करने का ये सब कोशिश है। घर के बाहर गए नहीं, उनको किस अपराध में आप गिरफ्तार कर रहे हो? महाराष्ट्र में दुर्भाग्य से यही चल रहा है। सरकार आपाधापी में है और सरकार बौखला गई है। और आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि
आपने सुना पॉलिटिकल रिएक्शंस, सियासतदान क्या कह रहे हैं, लेकिन आपको बताता हूं कि आखिर अब क्या होगा इन दोनों हस्बैंड वाइफ का, नवनीत राणा और रवि राणा का। नवनीत राणा को भायखला जेल ले जाया जाएगा, जैसा अभी अनुपमा ने बताया। इसके अलावा रवि राणा को तलोजा जेल ले जाया जाएगा। जेल जाने से पहले कोविड रिपोर्ट जरूरी होती है, वरना क्वारंटीन में रहना पड़ता है आपको 14 दिन 15 दिन। इसलिए क्वारंटीन अभी पीछे कम हो गया था, इसलिए कोविड रिपोर्ट आ गई है, नेगेटिव रिपोर्ट आई है दोनों की, और अब इन्हें जेलों में भेजा जाएगा। दूसरी बात आपको बताऊं, जमानत पर सुनवाई 29 तारीख हो गया, 24 है, 25, 26, 27, 28 और 29 को सुनवाई होगी, इसलिए लंबा वक्त है। 27 अप्रैल को मुंबई पुलिस जवाब दाखिल करेगी कोर्ट में। संभव है जमानत पर आपत्ति है तो उस पर FIR, उस पर अपना जवाब दाखिल करेगी, और याचिका खारिज होने पर, अगर जमानत की याचिका खारिज हो जाती है तो हाईकोर्ट में ये दंपत्ति अपील कर सकता है। लेकिन साथ ही आपको बताऊं, अब सवाल यह है कि नवनीत राणा और रवि राणा क्या चाहते थे। ये चाहते थे कि हनुमान चालीसा का पाठ करें मातोश्री के बाहर, लेकिन पाठ करते उससे पहले ही उन्होंने अपना फैसला वापस ले लिया, लेकिन उनकी गिरफ्तारी हो गई। लेकिन आपको बताऊं कि अब तक शायद नवनीत राणा और रवि राणा को मुंबई में या महाराष्ट्र में लोग ना जानते रहे हो, हिंदुस्तान का तो छोड़ दीजिए, लेकिन गिरफ्तारी के बाद सरकार ने जो एक्शन लिया, इस गिरफ्तारी के बाद अब इन्हें पूरा देश जान रहा है। हो सकता है सरकार का यह फैसला गलत हो, उनकी गिरफ्तारी। तो नवनीत राणा और रवि राणा के बारे में आपको बताते हैं, शायद आप आज से पहले इनके बारे में ना जानते रहे हो। नवनीत राणा दरअसल अमरावती से सांसद हैं। इनके पति जो रवि राणा हैं, ये वडनेर से निर्दलीय विधायक हैं। और आपको बताऊं, नवनीत राणा खुद भी निर्दलीय विधायक है। रवि राणा तीसरी बार विधायक चुने गए हैं, और कई भाषाओं में आपको बताऊं, नवनीत ने मॉडलिंग से करियर की शुरुआत की थी, और उसके बाद कई भाषाओं में फिल्म भी की है नवनीत ने। बाबा रामदेव के आश्रम में नवनीत राणा और रवि राणा की मुलाकात हुई, और 2011 में एक सामूहिक विवाह कार्यक्रम में दोनों ने शादी की। नवनीत 2014 के आम चुनाव में एनसीपी की प्रत्याशी बनी, लेकिन 2014 में चुनाव हार गई। उसके बाद नवनीत 2014 के बाद 2019 में इन्हें दोबारा एनसीपी का ऑफर मिला कि उसके टिकट से चुनाव लड़े, लेकिन इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया और 2019 में पहली बार सांसद बनी है। लेकिन इस सियासी हंगामे के बीच जो तस्वीर सामने आई वो और चौंकाने वाली थी। नवनीत राणा और रवि राणा की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी नेता किरीट सोमैया थाने पहुंचे सेंटा क्रूज, लेकिन उन्हें बिल्कुल इल्म नहीं था कि सेंटा क्रूज पहुंचे और उन पर हमला हो गया। उन पर पत्थरबाजी हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि शिव सैनिकों ने उन पर पत्थरबाजी की है, उन पर हमला किया, उनकी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया, जिस तरफ वो बैठे हुए थे उनको भी चोट लगी, उन्हें भी चिन पर खून निकला जो चोट लगी। उन्होंने कहा कि उनकी गाड़ी के शीशे उनके आके चेहरे पर लगे। किरीट सोमैया को चोट लगी। लेकिन आपको बताऊं, बीजेपी दूसरी तरफ प्रोटेस्ट कर रही है। बीजेपी का कहना है कि जिस तरह से उनके नेता पर हमला हुआ, और क्या बीजेपी का तो यहां तक कहना है कि हनुमान चालीसा हिंदुस्तान में नहीं पढ़ेंगे तो क्या पाकिस्तान जाकर पढ़ेंगे। आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं, सुनिए जरा किरीट सोमैया क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए रिपोर्ट। को 10:30 बजे स्टेट स्पॉन्सर्ड पुलिस की मदद से 70-80 शिवसेना के गुंडा ने मेरे पे हमला किया। वो पुलिस की मिलीभगत से हुआ, और उसी समय हमने वांद्रा पुलिस स्टेशन से डिप्टी कमिश्नर को यह प्रोटेस्ट लेटर दिया कि मेरी जान लेने का प्रयास खार पुलिस के अधिकारियों के साथ में मिलकर 70-80 शिवसेना के गुंडों ने किया। किरीट सोमैया है, उसका तो टॉयलेट घोटाला तो चल रहा है, आ जाएगा अभी। लेकिन युवक प्रतिष्ठान जो एक एनजीओ चला रहे हैं, और एनजीओ के आड़ में जो डोनर्स है उनके, जो पैसा जमा कर रहा हो करोड़ों रुपया, उसके डोनर्स की लिस्ट जल्दी ही मैं जारी करूंगा। किरीट सोमैया जो जेड प्रोटेक्टी है, वो ऑफिशियली इन्फॉर्म करके पुलिस स्टेशन में आते हैं। आने के बाद वो पुलिस को कहते हैं कि बाहर 70-80-100 लोग जमा है और ये लोगों का प्लान है। तो ये हो गई मुंबई की बात। मुंबई की आगे की अपडेट आपको देंगे, लेकिन आज की एक और बड़ी खबर है। बड़ी खबर है ऑपरेशन लंगड़ा और एक्शन तगड़ा। ये मैं क्यों कह रहा हूं? योगी आदित्यनाथ की दोबारा वापसी हुई 2022 के नतीजे में, प्रचंड जीत मिली और योगी आदित्यनाथ फिर से एक्शन में।
फिर से पूरी तरह से फॉर्म में है। जैसे उनका बुलडोजर दोबारा चलना शुरू हो गया है, उसी तरह से अपराधियों के खिलाफ उनका एक्शन भी शुरू हो गया। आपको बताऊं, ऑपरेशन लंगड़ा के तहत फिर से एक्शन हो रहा है। योगी आदित्यनाथ लगातार अपराधियों पर कार्रवाई कर रहे हैं। पहली तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, देखिए जरा सहारनपुर की। सहारनपुर में क्या हुआ, ऑपरेशन लंगड़ा के तहत अपराधियों के कमर के नीचे फायर किया जाता है, जिसके बाद वो जख्मी हो जाते हैं और पुलिस उन्हें अरेस्ट कर लेती है। सहारनपुर की तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं। सहारनपुर के नकुड़ थाने में क्या हुआ, एसओजी के साथ मुठभेड़ हुई। 25,000 रुपए का इनामी बदमाश था, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। फायरिंग में बदमाश के दाएं पैर में, यानी सीधे पैर में गोली लगी। वहीं कांस्टेबल रविंद्र दाएं हाथ में गोली लगने से घायल हो गया। कांस्टेबल भी। बदमाश से 2 पिस्टल, 32 बोर की एक बाइक, एक कारतूस बरामद हुए हैं। हत्या और अपहरण सहित कई घटनाओं को अंजाम देने वाला बदमाश पंकज सडोली काफी समय से फरार चल रहा था। तो ये सिर्फ एक तस्वीर है। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। अगली तस्वीर भी सहारनपुर की है। 22 अप्रैल की तस्वीर है, 2 दिन पहले की मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। इस तस्वीर में आप देखेंगे, इस अपराधी का नाम है मोहन और इसके पैर में गोली लगी है। एसओजी ने गोली मारी है, ये भी लंगड़ाने लगा। इसके पास 1 लाख कैश, मोटरसाइकिल और हथियार मिला है। तो उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन लंगड़ा फिर से रफ्तार पकड़ चुका है, तेज हो गया है। तो योगी आदित्यनाथ ठान चुके हैं, योगी 1.0 हो या योगी 2.0, एक्शन जैसे हो रहा था वैसे ही चलता रहेगा। जरा रिपोर्ट देखिए, लौट रहे हैं, उसके बाद बताएंगे पिछले 6 दिन में कितना बड़ा एक्शन हुआ। उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडे या तो जेल के अंदर हैं या फिर उनका राम नाम सत्य है हो गया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साफ कह चुके हैं कि अपराध छोड़ो या फिर उत्तर प्रदेश। कुछ अपराधी बोरिया बिस्तर बांधकर यूपी से किनारा कर चुके हैं, लेकिन जो अभी भी बंदूक की दहशत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका हिसाब यूपी पुलिस पूरी सतर्कता के साथ कर रही है। अपराधियों के बही खाते में अगर कुछ बचा नजर आता है, इनकाउंटर साइट पर पड़ा तमंचा, जिससे अपराधी दहशत फैला रहा था। इस इनकाउंटर के बाद सुल्तानपुर पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके अपराधों की पड़ताल चल रही है। सूचना पर कोतवाली पुलिस और स्वाट टीम के द्वारा संयुक्त रूप से घेराबंदी की गई और घटनास्थल पर इनको रोकने का प्रयास किया गया, तो उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर किया, जिसमें हमारा एक आरक्षी रोहित यादव घायल हुआ। जवाबी फायरिंग में रंजीत कुमार मिश्रा उर्फ राहुल, सचिन जायसवाल और शुभम जायसवाल ये घायल हुए हैं। सिर्फ सुल्तानपुर ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में अपराध का सफाया किया जा रहा है। ये लखीमपुर के सरकारी अस्पताल की तस्वीर है, जहां मुठभेड़ के बाद अपराधियों को इलाज के लिए पहुंचाया गया है। लखीमपुर पुलिस के मुताबिक यह अपराधी पिछली बार इनकाउंटर के दौरान फरार हो गया था, लेकिन एक बार फिर इसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है। और आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए मैं दिखाने जा रहा हूं उत्तर प्रदेश में कितनी तेजी से एक्शन हो रहा है। ऑपरेशन लंगड़ा फिर से शुरू हो चुका है। पहली बड़ी बात, योगी सरकार में लगातार एनकाउंटर जारी है, जैसे पहले चल रहे थे 5 साल पहले। इसके अलावा पिछले 60 घंटों में 5 से ज्यादा एनकाउंटर हो चुके हैं, 5 से ज्यादा मुठभेड़ हो चुकी है। अब तक 8000 से ज्यादा एनकाउंटर हुए। योगी आदित्यनाथ के 5 साल और गिनती के कुछ महीने बीते हैं, इसमें 8000 से ज्यादा एनकाउंटर हुए हैं। आपको बताऊं, 18000 से ज्यादा अपराधियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, 3000 से ज्यादा अपराधियों को गोली मारी गई है और मुठभेड़ में 150 से ज्यादा क्रिमिनल ढेर हो गए, यानी जान से मारे गए हैं। और 50,000 से ज्यादा अपराधियों पर गैंगस्टर लगाया गया है, जिन्हें जेल भेजा गया। 730 अपराधियों पर रासुका लगा है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए लगा है। अब आपको ये तो केवल मुठभेड़ की बात हो गई, और इस मुठभेड़ की वजह से लोग खौफ में है। अपराधी, वो तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, इतना खौफ है कि खुद थाने पहुंचते हैं, हाथ उठाकर पहुंचते हैं और जाकर सरेंडर कर देते हैं। पहली तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं शाहजहांपुर की। अवैध कच्ची शराब का निर्माण और बिक्री करने वाले कथित 5 शराब माफियाओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीतियों से प्रभावित होकर खुद सरेंडर करने को थाना आत्मसमर्पण किया। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, ये माफिया हाथों में पोस्टर लेकर थाने पहुंचे और कहा कि हम लोग शराब बनाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की नीतियों से प्रभावित होकर शराब बनाना छोड़ रहे हैं। हम पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करने आए हैं।
इसके अलावा आपको बताते हैं दूसरी तस्वीर देखिए जरा। दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये सहारनपुर की तस्वीर है और अपराधियों ने यहां सरेंडर किया है। एक और तस्वीर आप देख रहे हैं, 4 अपराधियों ने एक के बाद एक सरेंडर किया है। चारों अपराधियों ने भविष्य में आगे अपराध न करने की कसम खाई है। 114 अपराधी अब तक सहारनपुर में सरेंडर कर चुके हैं। इतना ही नहीं, अगली तस्वीर भी मैं आपको दिखा रहा हूं सरेंडर की। इस तरह की न जाने कितनी तस्वीरें सामने आई जब योगी के 5 साल के दौरान। खासतौर पे बहुत सी तस्वीरें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की थी जहां सबसे ज्यादा अपराध था जो कम हुआ और सरेंडर किया अपराधियों ने। आइए अब आपको बताता हूं कि आखिर अब तक कितने अपराधियों ने सरेंडर किया है या उन्होंने गुनाह करना छोड़ दिया है। सबसे पहले मैं बताऊं, योगी को दूसरे कार्यकाल में खौफ और ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि योगी प्रचंड जीत के साथ वापसी की, यानी लोगों ने योगी को ग्रीन सिग्नल दिया और योगी के एक्शन को लोगों की हां थी। अपराधी खुद थाने जाकर सरेंडर कर रहे हैं। 25 मार्च को योगी ने शपथ ली थी, शपथ ग्रहण 25 मार्च को लिया था और आज 24 अप्रैल है। 10 मार्च से ही नतीजों का असर दिखने लगा। सिर्फ 14 दिन में 50 से ज्यादा सरेंडर अब तक हो चुके हैं। बुलडोजर के खौफ में अपराधी सरेंडर कर रहे हैं और अपराधियों की 2081 करोड़ की संपत्ति अब तक जब्त हुई है। पिछले कार्यकाल में आपको बताऊं 25 माफियाओं पर बुलडोजर चला है। अब योगी की लिस्ट में 50 माफियाओं के और नाम है। जरा सुनिए, ये जो आप अब तक देख रहे थे रिपोर्ट या ग्राफिक्स देख रहे थे, अब उत्तर प्रदेश के लोग जो रिएक्शन देंगे उससे आप समझ सकते हैं कि यूपी के लोग खुश हैं या नाखुश हैं। सही बात तो वही बताएंगे, जरा उन्हें सुनिए। अपराधी का ये खौफ है कि वो जाके थानों में और अपने या तो उत्तर प्रदेश छोड़ दे रहे हैं या वो सरेंडर हो जा रहे हैं। इतना खौफ है योगी आदित्यनाथ जी का। योगी सरकार ने उनको सख्त से सख्त उनके खिलाफ कार्रवाई की है, या तो उनके अपराधों के लिए उनको जेल में भेजा जा रहा है या सीधे ऊपर भेजा जा रहा है। तो कहीं न कहीं इससे उनमें भय का वातावरण बना है। बहुत सारे अपराधी अपनी जमानत निरस्त करा के जेल में चले गए या तो उन्होंने प्रदेश छोड़ दिया है। अगर अपराध करोगे तो केवल या तो ऊपर जाओ या जेल में जाओ, इसके अलावा कोई तीसरी जगह नहीं है। इस कारण अपराधियों में खौफ है। जो गलत काम कर रहे थे वो कर नहीं पा रहे हैं पहले बात तो, और अगर किसी कारणवश 1-8% कर भी रहे हैं तो वो जेल के अंदर जा रहे हैं या ऊपर जा रहे हैं सीधे। योगी जी से सारे अपराधी तो खौफ खा ही रहे हैं, जेल से निकलने से भी डर रहे हैं। वो लोग डरते हैं बाहर निकल के कहीं कुछ हो गया, कांड नहीं कर सकते हैं वो लोग कुछ भी, क्योंकि गलत काम करने नहीं देगी सरकार। आप बाहर निकलेंगे तुरंत आपके ऊपर एक्शन होगा, तुरंत अंदर भागते हैं। बिल्कुल क्राइम कंट्रोल हुआ है। 2017 से जब से योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के सरकार में आए, सत्ता में आए हैं, तब से दिन प्रतिदिन क्राइम का जो चार्ट है वो कम ही हुआ है। ये जो ऑपरेशन लंगड़ा चल रहा है, इससे जो थाने के अंतर्गत जो टॉप 10 के अंतर्गत अपराधी आते थे, लगातार उन अपराधियों में बहुत कमी आई है। लगातार गलियों में शांति का प्रभाव बना हुआ है। माताएं बहनें रात को सुरक्षित रूप में घूम सकती हैं और हमारे उत्तर प्रदेश में शांति व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। ऑपरेशन लंगड़ा और योगी जी की सरकार से बहुत ही ज़्यादा लाभ मिला है, जिससे कि अपराधियों की सोच जो है बिल्कुल खत्म हो चुकी है अपराध करने की। और जो भूमाफिया थे, जो अवैध मकान कब्जा करते थे, जिससे कि योगी सरकार का बुलडोजर चला उन पर। और आइए आपको बताने जा रहे हैं, पिछले कुछ दिनों में आपने यूपी के लोगों को सुन लिया। पिछले कुछ दिनों में योगी आदित्यनाथ ने जो फैसले लिए वो लगभग 40 फैसले लिए। 10 बड़े फैसले मैं आपको बताने जा रहा हूं। अपराध पर जीरो टॉलरेंस, कई अधिकारियों पर गाज गिरी है, सस्पेंशन हुआ है, ट्रांसफर हुआ है। महिला होमगार्ड्स को एंटी टेररिस्ट मॉड्यूल की ट्रेनिंग दी गई है। आतंकवाद के खिलाफ योगी का जीरो टॉलरेंस है। महिला सुरक्षा पर बहुत ज्यादा ध्यान है। एंटी रोमियो स्क्वाड दोबारा शुरू किया गया। 100 दिन की कार्य योजना की तैयारी की गई कि 100 दिन में क्या किया जाना है। सभी मंत्रियों को योगी ने आदेश दे दिया है बाकायदा। 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की तैयारी है। योजना 3 महीने और बढ़ा दी गई है। जो मुफ्त राशन दिया जा रहा था योगी की बड़ी स्कीम थी। अगले 6 महीने में 2.5 लाख आवास बनाने की तैयारी है पूरे उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा कम साक्षरता वाले जिलों पर फोकस किया जा रहा है, जिसमें श्रावस्ती में स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया है। और यूपी में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे रोजगार सृजन हो। 2 साल में 10 लाख करोड़ का निवेश का लक्ष्य है। फिर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाली है। नवा फैसला यह है कि यूपी में छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन दिए जाएंगे। लगभग 9,74,000 टैबलेट और स्मार्टफोन देने की योजना है। मुख्यमंत्री आवास पर फिर से जनता दर्शन शुरू होगा, जो जनता दरबार योगी लगाते हैं, और हर दिन सरकार का एक मंत्री वहां मौजूद रहेगा।
तो योगी के काम से यूपी के लोग क्या कह रहे हैं वो आपको मैंने सुनाया। और अब आगे बढ़ते हैं, योगी के बाद बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आज की बड़ी खबर थी, धारा 370 हटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार जम्मू कश्मीर गए। प्रधानमंत्री ने वहां जाकर नए कश्मीर को प्रधानमंत्री ने नया गिफ्ट दिया। प्रधानमंत्री जम्मू के सांबा में थे, वहां संबोधित किया, न सिर्फ संबोधित किया, सोचिए ये मोदी सरकार का सबसे बड़ा फैसला था जम्मू कश्मीर से 370 हटाना, और उसके बाद कश्मीर पटरी पर लौटा और प्रधानमंत्री खुद आज गए। क्या कहा कश्मीरियों से, ये जरा सुनिए आप। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का ये ऐतिहासिक दौरा था। पीएम के इस दौरे पर पूरे देश की नजर थी, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में थी। पीएम मोदी को भी इस बात का एहसास था और इसीलिए उन्होंने जो कहा उसने सबका दिल जीत लिया। आपके माता पिता को, आपके दादा दादी को, आपके नाना नानी को जिन मुसीबतों से जिंदगी जीनी पड़ी, मेरे नौजवान, आपको कभी भी ऐसी मुसीबतों से जिंदगी जीनी नहीं पड़ेगी। ये मैं करके दिखाऊंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं। पीएम के इस दौरे को लेकर राज्य के लोगों को बहुत उम्मीदें थी। मोदी ने भी इसका पूरा ख्याल रखा, लेकिन इस दौरे पर वो अपने ऐतिहासिक फैसले को याद करना नहीं भूले। बात डेमोक्रेसी की हो या संकल्प डेवलपमेंट का हो, आज जम्मू कश्मीर पूरे देश के लिए एक नया उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। बीते 2-3 सालों में जम्मू कश्मीर में विकास के नए आयाम बने हैं। जम्मू कश्मीर को लेकर सरकार की क्या सोच है, उसे इस बात से समझा जा सकता है कि सरकार ने राज्य में 52,000 करोड़ रुपए के निवेश की योजना बनाई है, जिसमें 38,000 करोड़ का शिलान्यास और उद्घाटन खुद पीएम मोदी करेंगे, जिसमें 20,000 करोड़ की सौगात आज दे दी गई है, जबकि आजादी के बाद से अब तक राज्य में केवल 15,000 करोड़ के निवेश हुए थे। दिल्ली से एक सरकारी फाइल चलती थी तो जम्मू कश्मीर पहुंचते पहुंचते 2-3 हफ्ते लग जाते थे। मुझे खुशी है कि आज 500 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट सिर्फ 3 हफ्ते के भीतर यहां लागू हो जाता है, बिजली पैदा करना शुरू करता है। जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार पंचायती राज दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय पंचायत सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें खुद प्रधानमंत्री शामिल हुए। सांबा में आयोजित ये सम्मेलन पाकिस्तान को ये बताने के लिए काफी था कि भारत में लोकतंत्र की जड़ें कितनी गहरी हैं, जो आतंकी साजिशों से कमजोर नहीं की जा सकती है। तो प्रधानमंत्री ने जिस टनल का उद्घाटन किया, बनिहाल से काजीगुंड के लिए ये टनल बनी है, और देखिए ये तरक्की की सुरंग है। मैं क्यों कह रहा हूं, इस सुरंग की लंबाई लगभग 8.5 किलोमीटर लंबी है। 3,100 यानी 3,100 करोड़ रुपए का खर्च आया है इस सुरंग को बनाने में, 3,100 करोड़। बनिहाल काजीगुंड की दूरी को इसने कम किया है। अब दोनों के बीच लगभग 16 किलोमीटर की दूरी कम हुई है। आपको बताऊं, अब यात्रियों के 1.5 घंटे का वक्त बचेगा और हर मौसम में सुरंग के जरिए यात्रा करना आसान होगा, क्योंकि जब बर्फ गिरती है उस दौरान बहुत मुश्किल होता है इस रास्ते पर सफर करना। हर मौसम में सुरंग में यात्रा करना आसान हो जाएगा। पहले भारी बर्फबारी की वजह से दरअसल रास्ता बंद हो जाता था। पर्यटक और स्थानीय लोगों और सेना को इससे सबसे ज्यादा फायदा होगा। तो बहरहाल आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की खबर के बाद अब आपको बताने जा रहा हूं चीन को भारत ने कैसे करारा तमाचा मारा है। चीन को ऐसा करारा जवाब दिया है कि उसे पूरी जिंदगी याद रहेगा। चीन को उसी की भाषा में आईना दिखाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का
ये जिनपिंग को जवाब है, इसे ऐसे मानिए। और आपको बताऊं, खुद विदेश मंत्री जो है, चीनी विदेश मंत्री वांग यी को ये जवाब है। ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको बताने जा रहा हूं आखिर भारत ने क्या किया। दरअसल चीनी नागरिकों का जो वीजा था उसे अवैध घोषित कर दिया है। ये क्यों किया गया आपको बताऊंगा। भारत ने ई पर्यटन वीजा अवैध घोषित कर दिया है चीनियों का। अब चीनी ई वीजा लेकर जो भारत पर्यटक आते थे नहीं आ पाएंगे। ये क्यों किया है ये आपको बताऊं। आगे और सख्त एक्शन ले सकती है भारत सरकार। चीन ने क्या किया, भारतीयों के साथ दरअसल चीन भेदभाव कर रहा था। जो भारतीय छात्र लौटे थे, यानी कोरोना के दौरान जो भारत आए थे, इन भारतीय छात्रों को वापस अब चीन वीजा नहीं दे रहा। भारतीय छात्रों को लौटने की इजाजत नहीं दी जा रही। कोविड के दौरान चीन से आपको बताऊं 20,000 छात्र भारत वापस आए थे जो पढ़ाई कर रहे थे। अब वो वापस जाना चाहते हैं तो चीन इन्हें वापसी का वीजा नहीं दे रहा है। इसलिए भारत ने भी चीनी नागरिकों का वीजा अवैध कर दिया है। जैसे को तैसा जवाब दिया है, लेकिन चीन अब उन्हें भारतीयों को इजाजत नहीं दे रहा है। पाकिस्तान, थाईलैंड, श्रीलंका के छात्रों को इजाजत दे चुका है, लेकिन सिर्फ भारतीय छात्रों को नहीं दे रहा है। भारत ने चीन के सामने इस मुद्दे को उठाया है, लेकिन अब तक हुआ कुछ नहीं। विदेश मंत्री ने, खुद जयशंकर ने चीनी विदेश मंत्री से इस मामले में बात की है। तो चीन को ऐसे ही जवाब की जरूरत थी और ये शायद बखूबी और सटीक जवाब चीन को दिया गया है उसी की भाषा में। बहरहाल ये भारत की बात है। मैं आज मुंबई से इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे इसी वक्त। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ। मैं किसी सत्ता या सरकार या किसी सिस्टम के खिलाफ नहीं हूं। मैं उन लोगों के खिलाफ हूं जो इंसाफ की आवाज दबाना चाहते हैं। मैं उन लोगों के खिलाफ था और हूं और रहूंगा।